डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रंप के दावों को ईरान ने नकारा, कहा अब तक अमेरिका के साथ कोई प्रत्यक्ष बातचीत नहीं की। ट्रंप ने कहा समझौता नहीं हुआ तो ईरान की नहीं बचेगा। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 की अधिसूचना जारी, शुभेंदु अधिकारी ने किया नामांकन, ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बीजेपी की सरकार बनाने का किया दावा। निशिकांत दुबे द्वारा बीजू पटनायक को सीआईए एजेंट बताने पर भड़की बीजेटी, राज्यसभा से किया वॉकआउट। बीजेड सांसद सस्मित पात्रा ने संसदीय समिति से किया इस्तीफा। नोएडा में अखिलेश यादव ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा विरोधी रैली में लोगों को जबरन लाया गया, विधानसभा चुनाव में बदलाव की अपील की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि तेहरान ने अब तक अमेरिका के साथ कोई प्रत्यक्ष बातचीत नहीं की है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के 31वें दिन बकाई ने कहा कि ईरान को दिए गए प्रस्ताव अधिकतर अवास्तविक, अनुचित और अत्यधिक रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन संघर्ष को अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध से जोड़ने को विनाशकारी गलत आंकलन बताया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि वो ईरान का तेल अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। वहीं पाकिस्तान ने कहा कि वह तनाव कम करने के उद्देश्य से वार्ता की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। और कुवैत ने बताया कि ईरान के एक हमले में एक भारतीय कामगार की मौत हो गई। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं जब क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां और कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी है। उधर ट्रंप ने कहा कि वो ईरान का तेल अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान दिया। ट्रंप ने कहा, सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज है ईरान का तेल लेना। इस पर कब्जे के लिए अमेरिका के पास कई विकल्प हैं। उन्होंने खार्ग द्वीप का जिक्र करते हुए कहा, हो सकता है हम खार्ग द्वीप ले लें, हो सकता है नहीं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस द्वीप पर ईरान की रक्षा ज्यादा मजबूत नहीं है और अमेरिका इसे आसानी से अपने कब्जे में ले सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए जल्द समझौता हो सकता है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने अमेरिका का प्रस्ताव नहीं माना तो उनके पास देश ही नहीं बचेगा। ईरान ने सोमवार को रेवोल्यूशनरी गार्ड के नौसेना प्रमुख अलीरेजा तंगसिरी की मौत की पुष्टि की। इससे पहले इजरायल ने गुरुवार को दावा किया था कि उसने ईरान की नौसेना में रियर एडमिरल तंगसिरी को मार गिराया है। इजरायल के हाइफा शहर में स्थित एक ऑयल रिफाइनरी में आग लगने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह घटना ईरान और हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले के बाद हुई। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमले के बाद रिफाइनरी इलाके में आग की लपटें देखी गई। इजरायल ने लेबनान में हमले तेज कर दिए हैं। लेबनान के दक्षिणी हिस्सों और बेरूत के उपनगरों में इजरायली हमलों में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर आई है। खाड़ी देशों में पिछले कुछ घंटों में हमलों की संख्या बढ़ गई है, जिससे क्षेत्र में तनाव और गहरा हो गया है। Whether it's the B-2 bombers or just terminating, as an example, the Iran nuclear deal done by Barack Hussein Obama, probably the worst deal we've ever done as a country, one of the dumbest deals we've ever done. But they terminated, unfortunately, otherwise right now they'd have a nuclear weapon. Then we did the attack with the B-2 bombers and we stopped them from having nuclear. And now we had to blow them up again. And we will probably, I think we'll make a deal with them. Pretty sure. Whether it's possible or we won't. But we've had regime change, if you look already, because the one regime was decimated, destroyed, they're all dead. The next regime is mostly dead. And the third regime, we're dealing with different people than anybody's dealt with before. अगली खबर, बीजू जनता दल के सदस्यों ने सोमवार को लोकसभा सांसद और भाजपा नेता निशिकांत दुबे द्वारा ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में राज्यसभा से वॉकआउट किया।
सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन और आधिकारिक पत्र पटल पर रखवाए। इसके बाद बीजद नेता सस्मित पात्रा ने इस मुद्दे को उठाते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे द्वारा पटनायक के खिलाफ अपमानजनक, गलत और मनगढ़ंत बयान दिए हैं जो पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। सस्मित पात्रा ने आरोप लगाया दुबे ने बीजू पटनायक को CIA एजेंट बताया है। ये सत्तारूढ़ दल के गिरते स्तर को दर्शाता है। ये बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि बीजद इस बयान का पुरजोर विरोध करता है और इसी के विरोध में सदन से वॉकआउट कर रहा है। बीजद के सदस्यों ने इसके बाद सदन से बहिर्गमन कर दिया। वह ये मुद्दा हाल के दिनों में राजनीतिक रूप से तूल पकड़ता जा रहा है। भुवनेश्वर में मीडिया से बातचीत के दौरान नवीन पटनायक ने साफ कहा कि उनके पिता पर लगाए गए आरोप न केवल निराधार हैं बल्कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं। उन्होंने कहा कि 1962 के चीन हमले के समय वे खुद किशोरावस्था में थे और उन्हें अच्छी तरह याद है कि बीजू पटनायक उस हमले को लेकर कितने आक्रोशित थे और देश की रक्षा के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। इस बयान के खिलाफ बीजद ने संसद में भी मोर्चा खोल दिया। बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक पर अपमानजनक बयान दिए जाने के विरोध में सस्मित पात्रा ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति से इस्तीफा दे दिया है। Honorable Chairman, sir, BU Janata Dal does not disturb the House, but today we want to place on record our serious protest against the disparaging, false and concocted statements made by MP Shri Nishikant Dubey ji against Shri Biju Patnaik ji. He's called Biju Patnaik ji a CIA agent. This is the level to which today the ruling party has fallen, to say that Biju Patnaik ji is a CIA agent. I was surprised to find the outrageous things that Shri Dubey MP said about Biju Babu yesterday. I don't think he knows that the Prime Minister Shri Nehru put an office next to his in Delhi while Biju Babu was still Chief Minister of Odisha to do the tactics and fight the Chinese. अगली खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसके साथ ही पहले चरण में बंगाल की 152 सीटों पर नामांकन भी शुरू हो गया है। नंदीग्राम विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर सुवेंदु अधिकारी ने अपना नामांकन किया। सुवेंदु अधिकारी अभी विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं और बीजेपी के प्रमुख चेहरा हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी उन्हीं के चेहरे पर प्रमुख रूप से लड़ रही है। पश्चिम बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के चेहरों पर ही लड़ा जा रहा है। पिछले चुनाव में सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को मात दी थी। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने पट्टनमिथित में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तीखे आरोप लगाए। उन्होंने अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के हितों के साथ समझौता कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और अमेरिका भारत समझौते को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। इससे पहले भी लोकसभा में नेता विपक्ष पीएम पर इससे मिलते जुलते आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा, ऐसा कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री तब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता जब तक वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। उन्होंने केंद्र सरकार पर देश के कृषि क्षेत्र को अमेरिकी किसानों के लिए खोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस फैसले से भारतीय किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी केरल दौरे पर सबरीमाला मुद्दे पर चुप रहे। ये भाजपा और एलडीएफ के मिलकर काम करने का संकेत है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि कांग्रेस केरल विधानसभा चुनाव में मकपा और भाजपा के संयोजन का सामना कर रही है।
And you saw with your own eyes when I started to raise these points in Parliament. First they did not allow me to speak, and then Narendra Modi ran away from Parliament. നിങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ടതാണ്. ഞാൻ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ ഉയർത്തിയപ്പോ ആദ്യം അവർ എന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. അതിനുശേഷം നരേന്ദ്രമോദി ആ പാർലമെന്റിൽ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോയി. But nobody can run away from the truth. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആർക്കും സത്യത്തിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കാൻ കഴിയില്ല. And Mr. Narendra Modi is going to face. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभागार में बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने वाली कई बड़ी पहल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 30 मार्च को लोक भवन के सभागार में 10 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस वितरित किए गए। इसमें चाइल्ड वेटिंग स्केल शामिल है। एक बहुत प्रतीक्षित कार्यक्रम मैं पिछले 4 वर्ष से विभाग के पीछे पड़ा हूं कि हर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पास स्मार्टफोन होना चाहिए। वे जो मेहनत करती हैं वे रियल टाइम डाटा समय पे हमें नहीं मिल पाता है और समय पे डाटा अपलोड न होने के नाते हमारी रैंकिंग कम रहती है। इसलिए आवश्यक है कि स्मार्टफोन देना और स्मार्टफोन में उन्हें पारंगत करना, उसका प्रशिक्षण देना। और आज मुझे प्रसन्नता है कि स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम भी लखनऊ में भी मैंने संपन्न किया है। हर जनपद में ये कार्यक्रम इसके उपरांत वहां पे आयोजित होना है। इसके लिए मैं आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को, सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में उन्होंने जनता दर्शन का आयोजन किया था, जिसमें लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ जन समस्याओं के शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दादरी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया और सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए और जनता से 2027 के विधानसभा चुनाव में बदलाव की अपील की। अखिलेश ने कहा कि उनकी रैली की चर्चा इतनी तेज थी कि विपक्ष को मजबूर होकर पहले अपनी रैली करनी पड़ी। उन्होंने दावा किया कि उस रैली में लोग अपनी मर्जी से नहीं आए थे, बल्कि उन्हें लाया गया था। अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी के छात्रों को रैली में बुलाया गया जिसकी वजह से पहले देश की छवि को नुकसान पहुंचा था। उन्होंने कहा कि छात्रों को अगले दिन छुट्टी का वादा करके रैली में लाया गया था। लोग ये सोचें कि उनके साथ कोई नाइंसाफी, कोई अन्याय नहीं हो रहा है, तभी आपसी विश्वास जागेगा। अगर समाज में ये भावना रहेगी तो 5% बचतवादी लोगों के पास पैसों और राजनीति की वो ताकत है कि वो हर समाज के कमजोर को मिलाकर के बने 95% पीड़ित समाज का शोषण दोहन करते रहेंगे तो समाज में शांति कैसे आएगी, अपनापन कैसे जागेगा, देश एक जैसा एक कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी। इसलिए जो लड़ाई है वो हमारी आपकी मिलकर के 5% लोग जो 95% के साथ शोषण कर रहे हैं उनको अपने अधिकारों से वंचित करने का काम कर रहे हैं। हजारीबाग में रामनवमी से ठीक पहले 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसे पत्थर से कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इसी बीच भाजपा द्वारा हजारीबाग बंद का आह्वान भी किया गया है। इस क्रम में सांसद मनीष जायसवाल ने घोषणा की है। वहीं पार्टी द्वारा 2 दिन पहले ही घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा गया था कि दोषी को सजा नहीं मिलती है तो सोमवार को जिला बंद किया जाएगा।
वहीं इस घटना से आहत जिले के विष्णुगढ़ में आक्रोशित लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इसी दौरान उनका कहना था कि इस घटना से अब समाज की हर बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं घटना के 7 दिन बाद भी पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ऐसे में अगर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो असामाजिक तत्वों का हौसला बढ़ता है। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। हर ओर इस घटना की निंदा हो रही है। अपराधियों को गिरफ्तार करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। पिछले दिनों हजारीबाग में एक नाबालिग बच्ची का शव संदिग्ध हालात में बरामद हुआ था, जिसके बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने दावे किए कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा 4 दिन बाद लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। ऐसे में घटना प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी सहित कई बड़े नेताओं ने भी अभी गांव का दौरा किया और परिवार के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। कल हजारीबाग के विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकलेगा और सोमवार को 30 तारीख को हजारीबाग बंद रहेगा। उसके बावजूद भी यदि अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो पूरे प्रदेश में क्रमवार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस विषय को लेकर के आंदोलन करेंगे। और हाँ, 30 तारीख को हमारी महिला मोर्चा की बहनें राज्य में आने वाले सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने का काम करके विरोध करने का काम करेंगे। लोग आक्रोशित हैं, वो हत्यारे अभी तक फ्री होकर घूम रहे हैं। उस बेटी को इंसाफ देना होगा, उस गरीब बच्ची को इंसाफ देना होगा, जब सरकार को होश में आना हो। झारखंड के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों के साथ साथ सभी नर्सिंग होम में आईसीयू सेवाओं की स्थिति को और बेहतर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके तहत आईसीयू के रखरखाव, संचालन और क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए राजधानी रांची में एक राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह आयोजन राजधानी के एक होटल के ऑडिटोरियम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के तहत अस्पतालों के 15% बेड पर आईसीयू सुविधाएं देने की जरूरत पर विशेष रूप से चर्चा हुई। तो वहीं इस राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में नेशनल हेल्थ मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शशि प्रकाश झा, रिम्स ट्रॉमा सेंटर के हेड डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, रांची सदर के सीनियर सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार, स्वास्थ्य अधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में आईपीएचएस के नियमों के मुताबिक आईसीयू सुविधाएं देने के निर्देश दिए गए। इस आयोजन में मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए हेल्थ एक्शन प्लान और आईसीयू मैनेजमेंट के लिए विभाग का रोड मैप शेयर किया। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में राज्य में बेड की उपलब्धता पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य विभाग सचिव द्वारा कहा गया कि अभी राज्य में कुल 28,000 बेड उपलब्ध हैं, जिसमें सरकारी और प्राइवेट सेक्टर का 50-50 हिस्सा है। हालांकि अभी लगभग 4,200 आईसीयू बेड उपलब्ध होने चाहिए, जो कुल बेड का 15% है, जबकि अभी सिर्फ 1,000 से भी कम बेड उपलब्ध हैं। अभी एनएचएम से भी 76 चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति कल हो रही है और एसएमयू के भी 150 से अधिक स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर विभिन्न जिलों में भेजे जा रहे हैं। और आईसीयू को सुदृढ़ करने के लिए केवल चिकित्सा पदाधिकारी आवश्यक नहीं है, उसके जो टेक्नीशियन है, उसके जो इक्विपमेंट है और उनके साथ जितने लोग काम करते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग। तो एक साथ ये बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब तक सारा चीज़ सुदृढ़ नहीं होगा तब तक ये संख्या नहीं बढ़ सकती है। फिर भी पिछले 5 वर्षों में आपने देखा है कि आईसीयू के कितने बेड बढ़े और वो सभी कार्यरत हैं। ये आज बहुत अच्छा एक गाइडलाइन है जिस पर आज चर्चा हुई है कि 15% बेड आईसीयू का होना चाहिए। मान लीजिए हमारे यहाँ ऑफिशियली 500 बेड है तो 75 बेड्स होना चाहिए आईसीयू का। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।